नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बड़ी और दुखद खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता अहमद हसन साहब का निधन हो गया है। लखनऊ में अहमद हसन का निधन हुआ है। काफी समय से वो बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब खबर आ रही हमारे बीच वो नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब ये दुखद खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे वो और अब उनका निधन हो गया। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनकी खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। अहमद हसन के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, ट्वीट किया और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अहमद हसन के निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है और ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी और ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी का निधन अत्यंत दुखद है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमद हसन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लिखा है कि यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन के निधन से दुख हुआ है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दावे किए जा रहे हैं और इसी में एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी विकास के पथ पर दौड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के केस वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता थी, लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और ये नई नहीं, वही अराजकता वाली समाजवादी पार्टी है। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। चलिए, यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर है कि चौथे चरण के चुनाव के लिए सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। राजनाथ सिंह गोंडा में हैं, सीधे लिए चलते उनके कार्यक्रम में। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा एक सेवक के रूप में करने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा यकीन है। इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त इस देश के 4 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। बहनों भाइयों, चारों राज्यों की चुनाव में सभाओं को संबोधित करने के बाद विगत कुछ दिनों से मैं इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस समय चारों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और यहां पर जब उत्तर प्रदेश में आया हूं और यदि आप सबके बीच यहां पर मैं खड़ा हूं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी 2 चरणों के चुनाव हमारे संपन्न हो चुके हैं।
2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। केंद्र में आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को काम करते हुए देखा है आपने, और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं वह भी कामकाज की समीक्षा करने के बाद, सभी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हैं कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान। तो चलिए, चुनावी माहौल चल रहा है और इस खबर पर नजर बनी रही। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसमें यह खबर आ रही है कि हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी को ढेर किया गया, लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी खबर, जैनापुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, और पहले खबर आई कि एक आतंकी को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है, इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। बहादुरी से इन आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए हमारे 2 जवान शहीद हुए, लेकिन इसके पहले एक आतंकी को ढेर कर दिया उन्होंने, और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां में इनकाउंटर चल रहा था और पहले एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इनकाउंटर के बीच अब जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, हमारे 2 जवान भी इस इनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने आतंकवादियों का लोहा लिया और एक आतंकी को ढेर किया और 2 जवान हमारे शहीद हो गए। इसमें एक आतंकी को ढेर किया गया है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए वापस से यूपी की सियासत की बात करते हैं। गोंडा चलते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित कर रहे हैं। में आंख मिलाकर राजनीति करने में विश्वास करते हैं। 1951 में जिस समय हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 51 में उस समय कहा था, जिस दिन भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन हम चुटकी बजाकर धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार को हम समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद में बहुमत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, नागरिकता का कानून हम भारत की संसद में पास करेंगे। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसे मैं विडंबना मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। भारत में पुनः आकर यदि वह नागरिकता हासिल करना चाहते थे, तो नागरिकता का प्रभावी कानून न होने के कारण उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जलालत की जिंदगी यहां पर जीते थे। झोपड़ियों में कई बंसजों की जिंदगी गुजर जाया करती थी। उस समय हम लोगों ने वादा किया था, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद। और बहनों भाइयों, जब संसद में हमको बहुमत मिल गया, तो हमने डंके की चोट पर नागरिकता का कानून पास कर दिया। यदि हमारा
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी यानी कोई भी अल्पसंख्यक यदि भारत आकर नागरिकता लेना चाहता है तो हम उसे ससम्मान नागरिकता आज मुहैया करा सकते हैं। यह भारत की हैसियत बनी है। 1984 में कहा था, 1984 में हम लोग ने कहा था हम आएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर की चर्चा करने लगते हैं। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। जो हमने कहा था वो किया था। एक बार वैसे ही हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जनता को उस समय भी गुमराह नहीं किया था। उस समय के हम लोगों के इस स्टेटमेंट को भी लोगों ने हल्के तरीके से लिया। क्या यह सच नहीं है? पहले की सरकारों को भी आपने काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश और देश में देखा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। क्या किया है? क्या भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने यह संकल्प लिया हो कि हम आगामी कुछ वर्षों में सारे हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनको कि पक्का घर मुहैया हुआ होगा। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। उन्होंने कहा गरीब घर की माताएं बहनें, मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें घर में अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, धुएं में आंखों से आंसू चलता रहता है, वह खाना बनाती हैं, सेहत बिगड़ती है, आयु कम होती है। उनके घर में भी खाना यदि बनना चाहिए तो एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनना चाहिए बहनों भाइयों। और हमारे प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने का काम किया। और आगे के लिए आपको मैं यह घोषणा करके जाना चाहता हूं, यहां पर हमारी पार्टी ने भी कहा है, होली और दिवाली पर 2 बार यदि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगा। तो चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रणनीति बना रखी है और न्यूज इंडिया पर उन्होंने बातचीत करते हुए एक बार फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए हमारे संवाददाता से उनकी खास बातचीत। का ये चुनाव है इस बार, इसमें किस तरह की पार्टी को उम्मीद है, किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ कितनी सीटें निकलेंगी? विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के आधार पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाऊंगा और गरीबों की सेवा किया। जो पहले कहा था वो किया, आज जो कर रहा हूँ उसको आगे करूंगा। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी जैसा, आदरणीय योगी जैसा नेतृत्व राज्य को मिला है। गांव गरीब किसान स्वीकार करता है। दलित, शोषित, वंचित गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी का इंसान को पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम विकास करेंगे और सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, घर तक पानी पहुंचाना है, जल देना है। 30,000 ग्राम पंचायतों में दिया हूं, बाकी भी गाँव में देना है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के साथ देगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हम बनाएंगे। गुंडागर्दी को समाप्त करूंगा और गरीबों को सम्मान दूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी
गरीबों के लिए चुनाव लड़ रही है और लगातार गरीबों के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काम किया गया है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो हमारे सहयोगी शेखर ने स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने साफ साफ कहा कि विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, हमने विकास किया है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने जो काम किया है, जनता उससे प्रसन्न है और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने वाली है। हमने पक्के घर दिए हैं और आगे भी हमारा ये संकल्प है कि लोगों को पक्के घर उपलब्ध करवाते हैं। तो ये रणनीति है, एक तरफ विकास की भी बात होती है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार सिंह वो भी अपनी रणनीति बनाए हैं कि कैसे चुनाव में इस बार 300 का पार आंकड़ा करना है। न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बुंदेलखंड की सियासत को लेकर अपनी बात रखी है, रणनीति समझाई है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश लगातार चुनावी मोड में है और अब तीसरा चरण है और खास तौर से ये इलाका बुंदेलखंड का इलाका है जहां पानी एक बड़ी समस्या रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, ऐसा इलाका जहां पानी ही सबसे बड़ा मुद्दा था, आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे को आपने कितना ठंडा किया अपने कार्यकाल में? देखिए, संपूर्ण बुंदेलखंड पानी पानी हो गया। हर कोई व्यक्ति मोदी और योगी का नाम ले रहा है। सब किसी के मन में है कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में जिस तरीके के पानी का काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि भारत सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को दिया है। हमारी बरसों से लंबित परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण करके महोबा, हमीरपुर और बांदा की धरती को सिंचित करने का काम किया है। पथरई परियोजना को पूरा किया, जमुआर को पूरा किया, गुंटा को पूरा किया, लहचुरा को पूरा किया, रसिन को पूरा किया, भंडई को पूरा किया। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हर घर नल योजना उसको भी तीव्र गति से चलाते हुए पूरे बुंदेलखंड के हर घर को नल से जल के जोड़ने का अभियान चलाया। हम लोगों ने चाहे सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, दोनों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया। हर सड़क पर जिधर आप जाएंगे पाइप बिजली आपको दिखेगी, घरों तक कनेक्शन हो रहा है तेजी के साथ। तो लोग कहते थे पहले बुंदेलखंड के लोग कि गगरी न फूटे खसम मर जाए। अब गगरी न फूटे खसम मर जाए ये कहावत चलती थी। आज हर कोई कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा पानी देखना होता बुंदेलखंड की तरफ देखिए, सारे बंदियों का जीर्णोद्धार करा दिया। और बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को आज उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का क्षेत्र बना दिया है। और जो हमारी बरसों से लंबित परियोजना केन बेतवा परियोजना थी उसको उन्होंने पूर्ण करने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़े और 44,000 करोड़ रुपए उस परियोजना के लिए स्वीकृत कर दिया। अभी कमेटी भी बन गई। अब उस परियोजना के पूर्ण होने के बाद संपूर्ण बुंदेलखंड हमारा पानी पानी हो जाएगा। तो इतना बड़ा काम किया गया है जिसके कारण से अब पूरा बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के साथ है। पिछली बार भी हम सभी सीटें जीते थे, अब की बार भी हम सभी सीटें जीतेंगे। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में डकैतों का गिरोह चलता था, जिधर देखिए उधर अपहरण हो जाता था, लोग खेतों में जा नहीं पाते थे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लेकर अब तक, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो और चाहे डकैतों का गिरोह हो, सबकी कमर तोड़ दिया है। अब मेरा बुंदेलखंड भी पूरी तरीके से अमन, चैन और शांति के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। और इसीलिए तीव्र गति से बढ़ता हुआ बुंदेलखंड दिल्ली की दौड़ में भी पीछे न रह जाए, इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन करके दिल्ली तक पहुंचाने का रास्ता भी साफ हो रहा है। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड तो वीरों की धरती, रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं। और निश्चित रूप से बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड में बन रहा है और जिसके माध्यम से चतुर्दिक विकास हमारे बुंदेलखंड का हो रहा है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दोनों स्टेट और सेंट्रल के कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा काम उसमें भी चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। और इसलिए तृतीय चरण के चुनाव में पूरा का पूरा, चाहे कासगंज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मैनपुरी हो, एटा हो, फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो, या फिर हमारा ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, जालौन हो, 16 जिलों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करने वाली। एक चीज़ और, जो इलाके हैं तीसरे चरण में उसमें समाजवादी पार्टी भी कहती आई है कि हमारा गढ़ है, लेकिन आजमगढ़ की जनता से पूछ करके
करहल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ की जनता से पूछ करके नहीं, आजमगढ़ की जनता ने जब भगा दिया, आजमगढ़ की जनता को एक बार उन्होंने देखा नहीं। कोरोना के दौरान पहला जनप्रतिनिधि कोई होगा जिसने एक बार भी आजमगढ़ की विजिट नहीं किया, कैसे हो हाल तक नहीं पूछा। तो आजमगढ़ की जनता से भागे तो उधर की तरफ गए, लेकिन वहाँ एसपी सिंह बघेल आ गए हैं और निश्चित रूप से पूरी तरीके से इनका पूरा घुनबा हिल गया है। सबको पता चल गया कि ये चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से वहाँ पर चुनाव जीत रही। तो जितना आपने बताया है 2017 का भी रिजल्ट आप देख लीजिए और 2022 में भी आप देखेंगे, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी। हमारे साथ महेंद्र जी थे जिन्होंने कहा कि बुंदेलखंड खासतौर से इस दौर के जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बीजेपी वहां सभी सीटें एक बार फिर से जीतेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों को भैया कहा था और कहा था कि इनको पंजाब में एंट्री रोक दी जाएगी। उस पर उन्होंने पलटवार किया है। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी खबर यह है कि एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट 15 महीने में बनकर तैयार हो गया है और यहां पर कचरे से बनेगी बायो सीएनजी गैस। रोजाना 17,500 किलोग्राम सीएनजी गैस का उत्पादन होगा और यह देश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट होगा। इंदौर से संचालित होगा और आज ये बड़ी सौगात इंदौर को मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। देश में साफ सफाई में सबसे आगे रहने वाला इंदौर और अब शहर में कचरे से भी अब ऊर्जा में ये बदल जाएगा। एक दिन में 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता रहेगी इस प्लांट में और हर दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन होगा। यहाँ यानी एक तरफ सीएनजी का उत्पादन, एक तरफ कचरे का भी यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाएगा। हर दिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होगा, कचरे से खाद बनाई जाएगी, सीएनजी गैस बनाया जाएगा। प्लांट जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित, कोई रिजेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। प्लांट से कई पर्यावरण संबंधी लाभ होने की पूरी उम्मीद है। एशिया का सबसे बड़ा ये बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बनकर तैयार। और यूपी की सियासत की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 4 बजे अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बीजेपी समर्थकों और अभय सिंह के गुट में भिड़ंत हो गई थी। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले थे। अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाहुबली अभय सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में देर रात जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, फायरिंग का भी आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है और महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और गाड़ियां आमने सामने होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ और दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया है। और इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर उनको पुलिस लाइन लाया गया है। और सपा के उम्मीदवार का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने हमला किया था। तो आप देखिए, ये भी है आरोप प्रत्यारोप का दौर और लड़ाई झगड़े की भी खबरें आ रही है, पथराव किया गया है। 5 तस्वीरें आप देखिए, एसपी बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें भिड़ंत हुई है। अभय सिंह को अवध का बाहुबली कहा जाता है, अयोध्या में उनकी काफ़ी चलती है, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आरती तिवारी से उनकी वहाँ पर भिड़ंत है, लेकिन उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ है और दोनों तरफ से कहा गया है कि भाई गोलीबारी हुई और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अभय सिंह, तीसरी तस्वीर आप देखिए, अभय सिंह हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद आप देखिए थाने में जमकर उत्पात मचाया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो रामनगरी अयोध्या में किस तरीके से आप देखिए बीजेपी और एसपी के समर्थक भिड़ गए। राम की नगरी में गुंडागर्दी आप देखिए, पहले तो पथराव हुआ, मारपीट, फिर थाने में उत्पात मचाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है।
मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। आगे बढ़ते अहमदाबाद बम धमाकों को लेकर दोषियों को लेकर अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। विशेष अदालत का यह फैसला अविश्वसनीय है। अदालत के फैसले पर इन्होंने सवाल उठा दिया है। अरशद मदनी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि जो ये फैसला आया है वो उन्हें मंजूर नहीं है। इसको अविश्वसनीय बता दिया है कि ये क्या फैसला है, इसको अब ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। अहमदाबाद बम धमाकों में जिस तरीके से करीब 33 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी और 11 को उम्र कैद, उसको लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है कि अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे अरशद मदनी। और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला हुआ है उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं है। विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। हाँ, ये सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे। अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है तो उसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है, 38 आदमियों को फांसी की सज़ा दी गई है और 11 आदमी हैं जिनको इन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।